Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel English with Sanam. Today we are going to start our complete presentation on your introduction to Old English and birth of English, rehistoric to Germanic history. यानी कि जर्मैनिक हिस्ट्री से पहले पहले जो इंग्लिश की जो बर्थ हुई वो किस तरीके से हुई और इसके बारे में मुकम्मल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. सो वो टॉपिक नंबर 41 इज़ द लैंग्वेज इन इंग्लैंड बिफोर इंग्लिश. के इंग्लिश पहले इंग्लैंड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी. सो इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द middle of the 5th century and has a career extended through 1500 years only. अब इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड में इन द मिडल ऑफ द 15th सेंचुरी यानी 15वीं सदी के दरमियान में इंट्रोड्यूस हुई. ठीक है, और आगे नेक्स्ट 1500 ईयर्स तक जो है ना ये मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों में इंग्लैंड से आगे दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैलती गई. व्हाट वी नो ऑफ द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड इज डिराइव्ड होली फ्रॉम द मटीरियल रिमेन्स. और इंग्लैंड के जो सबसे पहले वहाँ पे रहने वाले थे ना, जो शुरू में इंग्लैंड में रहते थे सबसे इब्तदाई लोग, वो हमें उनका पता उनकी छोड़े गए मटेरियल से लगता है. जो मटेरियल वो वहाँ पर उनका जो बचे कुछ जो हमें चीज़ें मिलती हैं उनसे हमें अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे किस तरह के इनहेबिटेंट्स यानी किस तरह के लोग यहाँ पे रहते थे. द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज इनहेबिटेंट्स इज कंसिक्वेंटली बेस्ड अपॉन द टाइप्स ऑफ मटीरियल कल्चर. यानी कि इनहेबिटेंट्स की टाइप्स का हमें उनके मटेरियल कल्चर से पता चलता है. दैट कैरेक्टराइज देम इन देयर सक्सेसिव स्टेजेस के डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में और वहाँ पे रहने वाले जो कबाइल थे उनका क्या कल्चर था. बिफोर द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स ह्यूमन सोसाइटीज़ वर डिपेंडेंट अपॉन स्टोन. ऑब्वियसली जब ये धातें दरियाफ्त होने से पहले जो ह्यूमन इंसानी जो माशरे थे वो पत्थरों के ऊपर डिपेंड करते थे. जनरली स्पीकिंग द स्टोन एज इज थॉट टू हैव लास्टेड इन इंग्लैंड टिल अनटिल अबाउट 200 बिफोर क्राइस्ट. यानी कि जो स्टोन एज है, जो पत्थरों का ज़माना है, वो इंग्लैंड का रहता है तकरीबन 2000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट. यानी कि 2000 साल कबल मसीह तक इंग्लैंड में पत्थरों का ज़माना था, स्टोन एज था. ऑल्दो द इंग्लैंड वर स्टिल यूजिंग सम स्टोन वेपन्स इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग इन 1066. जो जैसे कि 1066 में जो बैटल ऑफ हेस्टिंग थी जिसमें नॉर्मैंडी के किंग ने इंग्लैंड के ऊपर अटैक किया था, ठीक है, उसको बैटल ऑफ हेस्टिंग कहा जाता है. तो उसमें भी लोगों ने पत्थरों से बने हुए औजार जो थे वो इस्तेमाल किए. गेव वे टू ब्रॉन्ज. अब स्टोन एज के बाद जो ज़माना आता है वो तांबे का ज़माना आ जाता है. ठीक है, एज ब्रॉन्ज वॉज इवेंचुअली डिस्प्लेस्ड बाय आयरन. और फिर तांबे के ज़माने के बाद लोहे का ज़माना आता है अबाउट 500 to 600 बिफोर क्रिस्ट वन. यानी कि 500 से लेके 600 कबल ईसाई मसीह तक जो होता है ना, इंसान पहले पत्थरों के ज़माने से निकल के तांबे के ज़माने में आता है. यानी कि तांबे से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करता है. देन आयरन यानी कि लोहे से बनी हुई चीज़ें जो है इस्तेमाल करता है. बिकॉज स्टोन एज वॉज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन. स्टोन एज जो वो काफ़ी सबसे लंबा ज़माना था. सो इट इज़ कस्टमरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अर्लियर एंड अ लेटर पीरियड. तो ये इस चीज़ के इन दोनों अदवार में फ़र्क करना ज़रूरी है कि अर्लियर पीरियड कौन सा था और लेटर पीरियड कौन सा था. नोन एज द पैलियोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज. अब पैलियोलिथिक एज कौन सी है. पैलियोलिथिक एज जो है वो ओल्ड स्टोन एज को कहा जाता है. नियोलिथिक एज जो है वो न्यू स्टोन एज को कहा जाता है. अब पैलियोलिथिक जो है वो प्लेयोलिथिक ह्यूमंस जो हैं वो किस तरह के थे. वर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड. वो इंग्लैंड के बिल्कुल शुरू में रहने वाले लोग थे. दे वर शॉर्ट ऑफ स्टैचू. उनके कद छोटे थे. शॉर्ट लेग, उनकी टांगें छोटी थी. विद लो फोर हेड, उनके तंग उनकी पेशानी थी. एंड पोरली डेवलप्ड चीन्स, और उनकी ठोड़ी भी जो छोटी थी. दे लिव्ड इन द ओपन अंडर रॉक शेल्टर्स और लेटर इन केव्स. क्योंकि उन गारों में रहते थे वो लोग, या जो ओपन रॉक चट्टानों के जो शेल्टर से बने हुए होते हैं कुदरती तौर के, उनके ऊपर रहते थे. उसी की वजह से, क्योंकि उन जो गारें थी और जो चट्टानें थी उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो वहाँ पे रहने की वजह से उनके कद भी छोटे थे और उनकी टांगें भी छोटी थी और ओवरऑल उनका बॉडी स्ट्रक्चर छोटा था. द ह्यूमंस हुज रिमेन्स आर फाउंड इन लेटेस्ट Paleolithic strata are distinguished by a high degree of artistic skill, but representations on pieces of bone or the walls of caves tell us nothing about the language of their designers. अब हुआ ये कि वो जो गारों में रहने वाले लोग थे वो दीवारों के ऊपर अपनी जो है वो आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ को शो करते थे. उसके दीवारों के ऊपर वो कुछ लिखते थे या पेंटिंग बनाते थे, लेकिन स्टिल उनकी जो राइटिंग है अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका. नेक्स्ट की बात करते हैं न्यूलिथिक पीपल के बारे में. क्या न्यूलिथिक एज जो है इज़ लाइक वाइज अ कन्वीनियंट रादर देन साइंटिफिक टर्म.
अब जो नियोलिथिक एज जो है वो एक बहुत ही सिंपल से साइंटिफिक टर्म है। दे possessed a superior kind of stone implement and generally a higher culture। उनका वो जो पुराना जो स्टोन एज था उससे न्यू स्टोन एज कदरे बेहतर है, जिसको नियोलिथिक कहा जाता है, ठीक है, जिसको नियोलिथिक कहा जाता है, ठीक है। और उनका कल्चर भी उनसे काफ़ी हायर है। इट वॉज अ डार्क रेस ऑफ स्लाइटली लार्जर स्टैचू देन द प्लेयोलिथिक पॉपुलेशन। सो जो प्लेयोलिथिक पॉपुलेशन थी, जो छोटे कद के लोग थे, ये ज़रा इनसे थोड़े लार्जर स्टैचू के लोग थे, थोड़े से ज़्यादा हाइट के लोग थे थोड़ा से। और इनकी ये डार्क रेस के लोग थे, यानी कि इनके रंग वो काले थे, लेकिन स्टिल उनकी जो लार्जर स्टैचू, यानी कि उनका कद्दो कामत में वो लोग बड़े थे। द सेल्टिक लैंग्वेजेस इन इंग्लैंड हैड टू डिवीजन। जब जो इंग्लैंड जो सेल्टिक लैंग्वेजेस जो स्टोन एज में यूज़ की जाती थी, तो उनकी ना उनको टू डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, गैलिक और गाइडेलिक ब्रांच एंड द ब्राइथोनिक ब्रांच। पहली ब्रांच का नाम है गाइडेलिक ब्रांच और इसको कहा जाता है गोइडालिक ब्रांच, और दूसरी ब्रांच का नाम है ब्राइथोनिक ब्रांच। जो सेल्टिक वाज प्रोबेबली द फर्स्ट इंडो यूरोपियन टंग टू बी स्पोकन इन इंग्लैंड। अब सेल्टिक जो थी लैंग्वेज स्टोन एज की, जो ओल्ड जो लैंग्वेज स्टोन एज की, वो पहली इंडो यूरोपियन टंग या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी टू बी स्पोकन, जो इंग्लैंड में बोली गई। वन अदर लैंग्वेज, दूसरी जो जुबान थी वो लैटिन थी, वॉज स्पोकन रादर देन एक्सटेंसिवली फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 4 centuries बिफोर द कमिंग ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के आने से पहले लातीनी ज़ुबान बोली जाती थी, जो तकरीबन 4 सदियों तक इंग्लैंड में, इंग्लिश के आने से पहले 4 सदियों तक लैटिन बोली जाती थी। देन ये हमारे पास टॉपिक नंबर 42 है, द हिस्ट्री ऑफ रोमन कंकेस्ट, के रोमन्स को कैसे फतह किया गया। It was in AD 43, and AD means Anno Domini. So it was in AD 43 that the Emperor Claudius decided to undertake the actual conquest of the island. अब 43 AD में जो बादशाह था क्लॉडियस, उसने ये फैसला किया कि वो जो इंग्लैंड था, ऑब्वियसली ये एक इंग्लैंड था, यानी कि एक आइलैंड था, इसको फतह करेगा विद द नॉलेज ऑफ Caesar's experience behind him. He did not underestimate the problems involved. तो उसने इस हमले को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सेजर्स था उससे उसने गाइडेंस ली, ठीक है, और उसने वहाँ पे आने वाले मसाइल को बखूबी उनका अंदाज़ा लगाने के बाद अटैक किया। अकॉर्डिंगली एन आर्मी ऑफ 40,000 was sent to Britain and within 3 years it had subjugated the peoples of the cultural and southeastern regions. इंग्लैंड के ऊपर अटैक करने के लिए, ब्रिटेन के ऊपर अटैक करने के लिए उसने 40,000 years it had subjugated the peoples of the cultural and south eastern regions। इंग्लैंड के ऊपर अटैक करने के लिए, ब्रिटेन के ऊपर अटैक करने के लिए उसने 40,000 ट्रूप्स को भेजा, एक आर्मी ऑफ 40,000 ट्रूप्स उसने वहाँ पर भेजी, और 3 years के अंदर उन्होंने लोगों को अपना कल्चर भी उन्होंने सिखा दिया, ठीक है, और जो वहाँ पे साउथ ईस्टर्न रीजन्स के लोग थे उन्होंने उनके कल्चर के ऊपर मतलब कब्ज़ा कर लिया, उनको अपने कल्चर के साथ रिप्लेस कर दिया। सब्सिक्वेंट कंपेन सून ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ व्हाट इज़ नाउ इंग्लैंड अंडर रोमन रूल। तो उन्होंने उसके बाद जो है ना मज़ीद कंपेन्स वहाँ पर चलाई गई, ठीक है, ताकि वहाँ पर इंग्लैंड के बजाय एक रोमन कल्चर डेवलप किया जा सके और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से रोमन रूल हो। The progress of Roman control was not uninterrupted। अब ये कह रहे हैं कि जो रोमन कंट्रोल था उसके अंदर भी कुछ उनके अपने ही जो कंट्री था उसके लोग इंटरप्शन शो करते थे, यानी कि मुदाखलत करते थे। तो अ सीरियस अपराइजिंग ऑफ द सेल्ट्स अकर्ड इन AD 61 अंडर बोडिका, और बूडिकिया इसको बोलते हैं, द विडो ऑफ वन ऑफ द सेल्टिक चीफ्स, and 70,000 Romans and Romanized Britons are said to have been massacred। अब ये कह रहे हैं कि ये जो सेल्ट्स जो था ना, ये वो इंडो यूरोपियन पीपल थे, ठीक है। अब ये जो है ना AD 61 में इनका अपराइज हुआ, यानी कि इन्होंने सर उठाया इन रोमन ड्यूरिंग रोमन कंट्रोल। और उसके बाद जो ये थी ये जो नेम है बूडिका या बूडिका भी इसको कहा जाता है, इसका मतलब होता है विक्टोरियस वुमेन। तो ये जो थी वो विडो ऑफ द सेल्टिक चीफ, ये जो कबीला था सेल्टिक, ये जो सेल्टिक पीपल थे इंडो यूरोपियन पीपल, उनमें से किसी एक चीफ की जो बेवा थी,
ठीक है, जिसको कत्ल कर दिया गया था एंड 70,000 उसके अंडर, उसकी कमांड में 70,000 जो रोमन्स थे, ठीक है, जो रूमी थे, और जो रोमनाइज ब्रिटेन यानी कि रोम में रहने वाले जो बरतानवी थे, उनको कत्ल कर दिया गया। ठीक है, अंडर द रोमन गवर्नर एग्रीकोला, और एक रोमन गवर्नर था एग्रीकोला, जो कि AD 78 से 85 तक गवर्नर बना रहा। द नॉर्दर्न फ्रंटियर वाज एडवांस टू द सॉल्वे एंड द टाइन एंड द कंकेस्ट में बी सेड टू हैव बीन कम्प्लीटेड। उसके बाद एक रोमन गवर्नर था एग्रीकोला, उसने ये एरियाज जो हैं टाइन, सॉल्वे एंड द और टाइन एंड सॉल्वे एंड द उनके ऊपर उसने हमला किया और इनको फतह कर लिया। तो रोमन्स नेवर पेनिट्रेटेड फार इनटू द माउंटेन्स ऑफ वेल्स एंड स्कॉटलैंड, यानी कि रोमन्स यहीं तक महदूद है, वॉल्स और स्कॉटलैंड में वो दाखिल नहीं हुए। इवेंचुअली दे प्रोटेक्टेड द नॉर्दर्न बाउंड्री बाय स्टोन वॉल स्ट्रेचिंग अक्रॉस इंग्लैंड एट अप्रॉक्सीमेटली द लिमिट्स ऑफ एग्रीकोलास परमानेंट कंक्वेस्ट। तो उन्होंने फिर क्या किया, इवेंचुअली उन्होंने जो नॉर्दर्न बाउंड्री थी, जो मशरकी बाउंड्री थी, उसको स्टोन वॉल के साथ उन्होंने कवर कर लिया। So now we will start our topic number 43, that is Romanization of the island. So it was inevitable that the military conquest of Britain should have been followed by the Romanization of the province. मीन्स के ये कहना चाहता है कि ये बात बिल्कुल साबित है कि जब बरतानिया को फ़तह किया गया, तो ऑब्वियसली उसके बाद बरतानिया को रोमन्स ने फ़तह किया, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वहाँ पर रोमनाइजेशन शुरू हो जानी चाहिए थी। वेयर द रोमन्स लिव्ड एंड रूल्ड, वहाँ पे रोमन्स ने रहना था और रोमन्स ने ही हुकूमत करनी थी। देयर रोमन्स वेज वर फाउंड, तो उसी तरीक़ेकार से रोमन हुकूमत को शुरू किया गया। 4 ग्रेट हाईवेज सून सेपरेट फैन लाइक फ्राम लंडन टू द north, northwest, the west and the southwest, while a fifth cut across the island from Lincoln to the Severn. अब इसी मकसद के लिए उन्होंने क्या किया, 4 ग्रेट हाईवेज़ जो हैं वो सबसे पहले उनको तामीर किया गया, और वो फ्रॉम लंदन से लेके नॉर्थ तक एक हाईवे थी, फिर नॉर्थ वेस्ट में यानी कि उसके जनूब में, साउथ वेस्ट में, और एक जो फिफ्थ जो उन्होंने एक कट शॉर्ट या एक हाईवे बनाई वो लिंकन टू सवर्न तक थी। न्यूमरस लेसर रोड कनेक्टेड इंपॉर्टेंट मिलिट्री और सिविल सेंटर्स और ब्रांच्ड ऑफ एज सपर्स फ्रॉम द मेन हाईवेज। अब ये कहना है कि बहुत सारी जो है ना वो एक छोटी सी कनेक्टेड रोड्स वहाँ से निकाली गई, यानी कि हाईवेज़ के साथ ही लेसर रोड्स जो कनेक्टेड रोड्स निकाली गई, जो कि जिनका मकसद ये था कि वो उनको सर्व किया जाता है एज अ मिलिट्री और सिविल सेंटर्स के तौर पर। सेवरल हंड्रेड टाउन्स विद देयर रोमन हाउसेज एंड बाथ्स, टेम्पल्स, ओकेजनल थिएटर्स टेस्टिफाई टू द इंट्रोडक्शन ऑफ रोमन हैबिट्स ऑफ लाइफ, और इसीलिए वहाँ पर सैकड़ों जो है रोमन हाउसेस तामीर किए गए, बाथ्स यानी कि हमाम तामीर किए गए, टेम्पल्स मंदिर तामीर किए, ओकेजनल थिएटर्स, क्योंकि रोमन कल्चर में थिएटर्स और ड्रामा का कल्चर था, तो वहाँ पर ये चीज़ें तामीर की गई कि ताकि रोमन वे ऑफ लाइफ को इंट्रोड्यूस किया जा सके इन ब्रिटेन। द हाउसेज वर इक्विप्ड विद द हीटिंग अपरेटस, और हाउसेस के अंदर हीटिंग सिस्टम जो है वो लगाया गया, एंड वाटर सप्लाई का इंतज़ाम किया गया। देयर फ्लोर वर पेव्ड इन मोज़ेक एंड देयर वॉल्स वर ऑफ पेंटेड स्टुको, यानी कि उनके जो फर्श थे वो बाकायदा जो है वो जैसे पक्के किए गए, मतलब उनके उस ज़माने में कच्चे घर होते थे, लेकिन जो रोमन्स थे उनका जो कल्चर था वो बहुत रिच था, तो वो बाकायदा उन्होंने उनके फ्लोर्स जो वो पेंटेड थे, डेकोरेटेड थे, और उनकी वॉल्स जो थी वो भी एक सीमेंट लाइक मटेरियल के साथ डेकोरेटेड थी। ऑल एज इन देयर इटालियन काउंटर पार्ट्स, और ये सारी चीज़ें रोमन कल्चर जो है वो उसने बहुत सारी चीज़ें अपने इटालियन जो उनके काउंटर पार्ट्स थे उनसे उन्होंने अडॉप्ट की थी। नेक्स्ट कहते हैं कि रोमन ड्रेस, रोमन ऑर्नामेंट्स एंड यूटेंसिल्स एंड रोमन पोट्री। Roman dress, Roman ornaments and utensils and Roman pottery and glassware seem to have been in general use. यानी कि रोमन्स जो थे वो उनके जो रोमन्स ड्रेस थे, उनके जेवरात, उनके बर्तन और उनकी जो मिट्टी से बने हुए उनकी जो बर्तन वगैरह थे और उनके जो ग्लासवेयर थे वो आम तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे। बाय द 3rd century क्रिश्चियनिटी हैड मेड सम प्रोग्रेस इन द आइलैंड। अब 3rd century में
यानी कि तीसरी सदी में ये हुआ कि क्रिश्चियनिटी जो ईसाइयत थी हैड मेड सम प्रोग्रेस इन द आइलैंड उस जजीरे में जो है क्रिश्चियनिटी ईसाइयत फैली एंड इन AD 314 में एंड बिशप्स फ्रॉम लंदन इन न्यूयॉर्क अटेंड अ चर्च काउंसिल इन गॉल। तो जो पादरी थे लंदन से लेके न्यूयॉर्क था वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने एक गॉल जो है वो एक सिटी है वहाँ पर उन्होंने अपनी एक कौंसल तश्कील दी अंडर द रिलेटिवली पीसफुल कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड एवरीवेयर एक्सेप्ट अलॉन्ग द फ्रंटियर्स। यानी कि पूरे मुल्क में ऑल ब्रिटेन में अमन था, पीसफुलनेस थी, एक्सेप्ट जो जैसे बॉर्डर्स के ऊपर या फ्रंटियर्स के ऊपर वेयर द हॉस्टाइल पेनिट्रेशन ऑफ द अनकंकर्ड पॉपुलेशन वाज ऑलवेज टू बी फेयर्ड। क्योंकि वहाँ पे जो एक आबादी रहती थी उसको कोई भी जो है ना वो फतह नहीं कर सकता था, वो वहाँ से एक डर होता था हमले का। सो देयर इज़ एवरी रीज़न टू थिंक दैट रोमनाइजेशन हैड प्रोसीडेड वेरी मच एज इट हैड इन द अदर प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर। तो ये बात जो है वो और यही वजह है ये बात सोचने की कि रोमनाइजेशन जो है यानी कि रोमी तहज़ीब जो है वो तकरीबन हर एम्पायर के तकरीबन हर सूबे में फैल चुकी थी। सो द डिफरेंस इज़ दैट इन ब्रिटेन द प्रोसेस वाज कट शॉर्ट इन द 5th सेंचुरी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब ब्रिटेन में जब रोमन जो है वो ब्रिटेन में आए तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी हुआ। जो रोमनाइजेशन थी, रोमन कल्चर की अडोप्टेशन थी, वो बहुत जल्दी तश्कील दी गई और ब्रिटिश में रोमनाइजेशन बहुत तेज़ी से। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 44 द लैटिन लैंग्वेज यानी कि लातीनी ज़बान क्या थी। अमॉन्ग द अदर एविडेंसेस ऑफ रोमनाइजेशन मस्ट बी इंक्लूडेड द यूज़ ऑफ द लैटिन लैंग्वेज। यानी कि रोमनाइजेशन रोमी तहज़ीब का मतलब था कि वहाँ पर ब्रिटेन में लातीनी ज़बान को राइज किया गया। सो अ ग्रेट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड ऑल ऑफ देम इन लैटिन। यानी कि बरतानिया की जो कदीम जितने भी इंस्क्रिप्शंस यानी कि उसमें जो कदीम जो लिखाई मिलती है वो सारी की सारी लातीनी ज़बान में है। द मेजॉरिटी ऑफ दीज इनमें से ज़्यादातर नो डाउट प्रोसीड्स फ्रॉम द मिलिट्री एंड ऑफिशियल क्लास इन बीइंग इन द नेचर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स वर देयर फॉर इन द ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कि जितने भी हमें वहाँ पर रिकॉर्ड मिलता है उससे ये बात साबित होती है कि जो मिलिट्री और ऑफिशियल क्लास थी वहाँ पर ब्रिटेन में रोमन्स की वो उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो लातीनी थी और उसी लातीनी ज़बान में हमें पब्लिक रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं। दे डू नॉट इन themselves इंडिकेट अ वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ लैटिन बाय द नेटिव पॉपुलेशन। अब जो वहाँ पर एक नेटिव पॉपुलेशन थी वो इतनी ज़्यादा लातीनी ज़बान यूज़ नहीं करती। यानी कि लातीनी ज़बान एक रिच ज़बान थी और हाई एलीट कल्चर की ज़बान थी। लैटिन डिड नॉट रिप्लेस द सेल्टिक लैंग्वेज इन ब्रिटेन एज इट डिड इन गॉल। अब जो नीचे जो लोअर तबका था उनकी ज़ुबान जो थी वो सेल्टिक थी, सेल्टिक लैंग्वेज थी लोअर कल्चर की, ठीक है। और वो जबकि हायर कल्चर था जैसे कि मिलिट्री और ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पर लातीनी ज़बान को इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट ये कहते हैं कि इट्स यूज बाय द नेटिव ब्रिटन्स वाज प्रोबेबली कन्फाइंड टू मेंबर्स ऑफ द अपर क्लासेस एंड सम इनहेबिटेंट्स ऑफ द सिटीज़ एंड टाउन। अब बात अगेन वही है कि जो लैटिन ज़ुबान थी वो सिर्फ जो नेटिव ब्रिटन्स थे ना वो सिर्फ वही अपर क्लास और उनकी ऑफिशियल ज़ुबान तो वो लातीनी थी। बाकी जो बाकी इनहेबिटेंट्स थे उनकी ज़ुबान आम जो कॉमन सेल्टिक लैंग्वेज थी वो थी। ओकेजनल ग्राफिटाई स्क्रैच्ड ऑन अ टाइल और अ पीस ऑफ पोट्री अपेरेंटली बाय द वर्कर हु मेड इट। अब जो मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर जो एक उनकी एक जैसे टाइल्स के ऊपर जो उनकी एक प्रॉपर तरीके से एक डेकोरेशन हुआ करती थी या कार्विंग हुआ करती थी और जो उनके बर्तन थे apparently by the workers who made it suggested that in some localities Latin was familiar to the artisans class। तो उससे ये बात साबित होती है कि जो कारीगर की जो एक प्रॉपर क्लास थी जो उन मुख्तलिफ़ किस्म के नक्शो नगार बनाते थे वो भी थोड़ी बहुत लैटिन ज़बान को लातीनी ज़बान को जानते थे। आउटसाइड द सिटीज़ देयर वर मेनी फाइन कंट्री हाउसेस सम ऑफ विच वर प्रॉबेबली ऑक्यूपाइड बाय द वेल टू डू। अब जो शहर की तरफ फाइन कंट्री हाउसेस बने हुए थे और उनको जो है वो जो रिच पीपल थे वो उनको ओन किया करते थे। द ऑक्यूपेंट्स ऑफ दीज ऑल्सो प्रोबेबली स्पोकन ऑब्वियसली वो हायर क्लास के जो आउट ऑफ फाइन कंट्री हाउसेस जो है वो हायर क्लास से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो वो और वो भी प्रोबेबली जो स्पोक इंग्लिश और वो भी लातीनी ज़बान को उनकी जो ज़ुबान थी वो भी लातीनी थी। Next, your testers tell us that in time of Agricola, the Britons who had hitherto shown only hostility to the language of their conquerors now became eager to speak it। अच्छा, अब ये कहने के जो ऑब्वियसली जब लातीनी जो थे उन्होंने जो रोमन्स थे उन्होंने कंकर किया था ब्रिटन्स को, ठीक है।
और उस ज़माने में ये रिवाज था, जो कि टेसिटस जो कि एक हिस्टोरियन है, वो ये बताता है कि एग्रीकोला के टाइम में, यानी कि एक बादशाह था एग्रीकोला, उसके टाइम में जो बरतानियों के ऊपर जब भी कोई बाहर से आके हमला करता था तो वो उसकी लैंग्वेज को अपनाते नहीं थे, यानी कि उसकी लैंग्वेज के कंकर्स जो थे उनकी लैंग्वेज से वो दुश्मनी का इजहार करते थे। और अब जब रोमन्स ने ब्रिटेन को कब्जा किया तो वो उस लैंग्वेज में इतने इंटरेस्टेड हो गए, उस लैटिन ज़बान को बोलने में, कि उन्होंने उस ज़बान को, उनमें शौक़ पैदा हुआ कि हम वो भी वही ज़बान बोलें। एट अबाउट द सेम टाइम अ ग्रीक टीचर फ्रॉम एशिया माइनर वॉज टीचिंग इन ब्रिटेन, एंड बाय 1896 द पोइट मार्शल वॉज एबल टू बूस्ट, possibly with some exaggeration, that his works were read even in this far off island। अच्छा, उसके बाद जब उनमें ये लैटिन को पढ़ने का और सीखने का शौक़ हुआ तो वहाँ पर एक ग्रीक टीचर था जो एशिया से गया था, एशिया माइनर से, यानी कि छोटे वाले एशिया से गया था। वॉज टीचिंग इन बरतानिया में, वो पढ़ा रहा था इन 1896 में। और वहाँ से जो था ना, वो उसी टीचर के थ्रू, जो पोइट मार्शल था, एक वहाँ के बहुत फेमस उस आइलैंड का बादशाह था, तो वो वहाँ पे उस बादशाह का जो काम है ना, वहाँ पे वो टीचर जो है ना, उस आइलैंड पे उसकी जो पोइट्री थी, उसके जो काम को भी एग्जरेशन है, मुबालगा रहे के साथ वहाँ पे उसका जितना भी काम लिखा गया उसको वो टीच करता था। ऑन द होल देयर वर सर्टनली मैनी पीपल इन रोमन ब्रिटेन हु हैबिचुअली स्पोक लैटिन और अपर ओकेजन कुड यूज इट। अब हुआ ये कि ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ मेनी पीपल इन रोमन, यानी कि जो रोमन ब्रिटेन था, ब्रिटेन का वो आइलैंड जिसको रोमन्स ने कंकर किया था, वहाँ पर कुछ लोग थे जो मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर लातीनी ज़बान को बोलना पसंद करते थे। बट इट्स यूज़ वॉज नॉट सफिशेंटली वाइड स्प्रेड टू कॉज इट टू सर्वाइव। लेकिन क्योंकि ये ज़बान सिर्फ एलीट क्लास तक महदूद थी, तो ये ज़बान बहुत ज़्यादा अरसे तक फैल ना सकी और सर्वाइव ना कर सकी एज अ सेल्टिक लैंग्वेज, क्योंकि सेल्टिक लैंग्वेज आम कॉमन लोगों की ज़बान थी, तो वो फैल गई। सर्वाइव द अपहीवल ऑफ द जर्मैनिक इन्वेजन। तो फिर जब जर्मनी ने वहाँ पर अटैक किया तो स्टिल जर्मैनिक सेल्टिक ज़बान जो कि बहुत कम लोगों की ज़बान थी, तो उन्होंने जर्मैनिक लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं किया। इट्स यूज़ प्रॉब्ली बिगेन टू डिक्लाइन आफ्टर 410, the approximate date at which the last of the Roman legions were officially withdrawn from the island। और ये जो सेल्टिक ज़बान थी, इसका जो इस्तेमाल था तकरीबन 410 तक जाके कहीं ख़त्म हुआ या कम हुआ, और वो भी तब ख़त्म हुआ जब सबसे आखिरी रोमन बादशाह जो था वो उसको उस आइलैंड से निकाल दिया गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 45। इसमें ये कहते हैं कि जर्मैनिक कंकेस्ट एंड एंग्लो सेक्सन सिविलाइजेशन, यानी कि जर्मैनिक कंकेस्ट और एंग्लो सेक्सन सिविलाइजेशन का आपस में क्या ताल्लुक है। अबाउट द ईयर 449 एन इवेंट अकर्ड दैट प्रोफाउंडली अफेक्टेड द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री। इन 449 में एक ऐसा इवेंट होता है जिसने दुनिया की जो पूरी तारीख है उसको बदल कर रख दिया। इन दैट ईयर as traditionally stated began the invasion of the Britain by certain Germanic tribes। यानी कि पहले तो बरतानिया के ऊपर रोमन्स ने अटैक किया, उसके बाद जब उनका 410 में उनका एरा ख़त्म हुआ तो इन 449 में जर्मैनिक जो ट्राइब्स थे उन्होंने ब्रिटेन के ऊपर अटैक किया, हमला किया। द फाउंडर्स ऑफ द इंग्लिश नेशन, और बेसिकली जो जर्मैनिक ट्राइब्स थे यही इंग्लिश नेशन के बानी थे। द इवेंट्स ऑफ दीज ईयर्स आर रैप्ड इन मच ऑब्सक्योरिटी दैट वी कैन फॉर्म अ जनरल आइडिया ऑफ देयर कोर्स। यानी कि ये इतने गैर वाज़ेह ये इवेंट्स है 449 के कि हम इनको क्लियरली जो है वो किसी एक जनरल आइडिया हम नहीं दे सकते कि ये चीज़ें कब से शुरू हुई और कब ख़त्म हुई। द ट्रेडिशनल अकाउंट ऑफ द जर्मैनिक इन्वेजन्स गोज़ बैक टू बीड एंड द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल। हम ये कह सकते हैं कि जो जर्मैनिक ट्राइब्स की जो इन्वेजन हुई है, अगर हम पीछे चले जाए तो बीड के ज़माने से स्टार्ट हुई है। एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल्स, एंग्लो सेक्सन का जो उनका ज़माना था वहाँ से जर्मैनिक इन्वेजन, यानी कि जर्मैनिक जो थी ट्राइब्स थे उनका हमला वहाँ से शुरू हो जाते हैं। बीड इन हिज एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, अब बीड ने एक पोएम लिखी थी, एक एपिक लिखी थी जिसका नाम था एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, ठीक है, वो उसने 739 में कंप्लीट की थी। तो ये ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि बीड ने अपनी जो अब एंग्लो सेक्सन सिविलाइजेशन है क्या। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पीक विद श्योरिटी अबाउट द रिलेशंस ऑफ द न्यू कमर्स एंड द नेटिव पॉपुलेशन, यानी कि ये बात कहना बहुत मुश्किल है यकीन के साथ कि न्यू कमर्स और नेटिव पॉपुलेशन का आपस में क्या रिलेशन था। इन सम डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द इनहेबिटेंट्स वर फ्यू, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे ब्रिटेन के जहाँ पे बहुत कम आबादी थी,
द एंग्लो सेक्सन प्रॉब्ली सेटल डाउन बिसाइड्स द सेल्ट्स इन मोर और लेस पीसफुल कॉन्टेक्ट। तो वहाँ पर जो एंग्लो सेक्सन ट्राइब्स थे वो उनके जो सेल्टिक जो ट्राइब्स थे, सेल्ट्स थे, उनके साथ ताल्लुकात काफ़ी ख़राब थे। यानी कि कम अमन था वहाँ पर। इन अदर्स एज इन द वेस्ट सेक्सन टेरिटरी द इन्वेडर्स met with stubborn resistance and succeeded in establishing themselves only after much fighting। जबकि जो वेस्ट सेक्शन टेरिटरी थी, यानी कि जनूबी जो सेक्शन कबीले का जो जनूबी हिस्सा था, वहाँ पर जो हमला आवर होते थे वो उनको काफ़ी ज़्यादा यानी कि मज़ाहमत का सामना, स्टबर्न रेजिस्टेंस यानी कि काफ़ी ज़्यादा मज़ाहमत का सामना करना पड़ता था, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई के बाद वो वहाँ पर अपनी जो हुकूमत थी उसको काबिल अमल लाने के काबिल होते थे। Many of the Celts undoubtedly were driven into the west and sought refuge in Wales and Cornwall। अब बहुत सारे जो सेल्टिक कबीले के लोग थे, ये सेल्ट्स थे, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली वर ड्रिवन इनटू द वेस्ट, तो वो जनूब की तरफ खींचे चले गए क्योंकि वहाँ पर अमन था। एंड साउट रिफ्यूज इन वेल्स एंड कॉर्नवाल, और वहाँ के जो इलाके हैं वेल्स जो है सिटी वेल्स और कॉर्नवाल के सिटीज़ में उन्होंने पनाह हासिल की। एंड सम इमिग्रेटेड अक्रॉस द चैनल टू ब्रिटेनी। तो कुछ लोग जो हैं वो हिजरत करके जो था एक ब्रिटानी एक इलाका था वहाँ पर वो शिफ्ट हो गए। इन एनी केस सच सिविलाइजेशन एज हैड बीन अटेंड अंडर रोमन इन्फ्लुएंस वाज लार्जली डिस्ट्रॉयड। अब ये भी कहा जाता है कि इस किसी भी मतलब किसी भी पेराए में अगर हम देख लें तो इस तरह की जो सिविलाइजेशन, इस तरह की तहजीब थी जो कि रोमन इन्फ्लुएंस के वक्त वहाँ पर, जैसे कि लैटिन ज़बान बोली जाती थी, सेल्टिक्स लोअर क्लास में बोली जाती थी, तो उस तरह की जो तहजीब थी वो सारी की सारी तबाह हो चुकी थी। द रोमन टाउन्स वर बर्नट एंड अबांडेंड, जो रोमन्स कबीले कस्बे थे उनको जला दिया गया था और उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया गया था। टाउन लाइफ डिड नॉट अट्रैक्ट अ पॉपुलेशन यूज्ड टू लाइफ इन द ओपन इन फाइंडिंग इट्स ऑक्यूपेशन इन हंटिंग एंड एग्रीकल्चर। अब जो टाउन लाइफ थी वो लोगों को जो यहाँ पे जो आबादी थी उसको अट्रैक्ट नहीं करती थी, इनको उनको पसंद नहीं थी टाउन लाइफ, और वो अपने पुराने कल्चर में रहना पसंद करते थे जहाँ पर वो शिकार करके और in time various tribes combined either for greater strength or under the influence of a powerful leader to produce small kingdoms। अब मुख्तलिफ औकात में ये होता था कि वेरियस मुख्तलिफ कबीले जो थे वो एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो इत्तेहाद कर लेते थे, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पावरफुल लीडर। एक पावरफुल लीडर वो अपने आपस में एक चुन लेते थे और सारे कबीले मिलकर आपस में ग्रेटर स्ट्रेंथ के साथ इत्तेहाद बना लेते थे, और एक छोटी सी किंगडम जो है वो उनका ये मोटिव था कि छोटी सी किंगडम हमारे पास अपनी हो। 7 ऑफ दीज आर इवेंचुअली रिकग्नाइज्ड नॉर्थम्ब्रिया। अब उनमें से 7 कबीले जो हैं वो ये हैं नॉर्थम्ब्रिया, मर्शिया, ईस्ट एंग्लिया, कैंट, एसेक्स, ससेक्स एंड वेसेक्स एंड आर स्पोकन ऑफ एज द एंग्लो सेक्सन हेप्टार्की, ठीक है। और इन सारे कबीलों को कहा जाता है एंग्लो सेक्सन हेप्टार्की। बट द ग्रुपिंग वॉज नॉट वेरी परमानेंट, ऑब्वियसली ग्रुपिंग ज़्यादा देर नहीं रही। इन द अर्ली 7th century में नॉर्थम्ब्रिया गेंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ओवर अ नंबर ऑफ अदर किंगडम्स एंड हेल्ड एन अनडाउटेड लीडरशिप इन लिटरेचर एंड लर्निंग एज वेल। तो जो इनमें से एक कबीला था नॉर्थम्ब्रिया, वो जो है उसने पॉलिटिकल सियासी तौर के ऊपर भी उसको बरतरी हासिल हो गई, ठीक है, बाकी किंगडम के लिहाज से। और उसने लिटरेचर के अंदर भी बहुत ज़्यादा तरक्की की। लिटरेचर और लर्निंग में नॉर्थम्ब्रिया जो कबीला था उसने काफ़ी ज़्यादा तरक्की हासिल की, और वो सियासी तौर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और सुप्रीम था। इन द 8th century दिस लीडरशिप पास टू मर्शिया। तो 8वीं सदी में ये जो लीडरशिप थी वो नेक्स्ट जो कबीला था मर्शिया उसको ट्रांसफ़र हो गई। फाइनली इन द 9th century, अब 9वीं सदी में क्या हुआ कि वेसेक्स अंडर द गाइडेंस ऑफ एगबर्ट 802 to 839 बिगेन टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस अंटिल इन 830 ऑल इंग्लैंड। अब क्या हुआ कि जो पिछले 2 कबीलों के बाद उसके बाद वेसेक्स ने जो नेक्स्ट कबीला हमारे पास आता है, ठीक है, उसने एगबर्ट जो कि किंग एगबर्ट था 802 से लेकर 839 तक जिसकी हुकूमत थी, बिगेन टू एक्सटेंड, उसने जो वेसेक्स कबीला था इन्होंने अपनी ताकत जो है वो उसको पूरे इंग्लैंड में फैलाना शुरू किया, और 830 तक वो पूरे इंग्लैंड में अपना असर रसूख बढ़ा चुके थे। इंक्लूडिंग द चीफशियंस ऑफ वेल्स एक्नॉलेज्ड एगबर्ट्स ओवर लॉर्डशिप। और उन्होंने अपने साथ जो चीफशियंस यानी कि चीफ जो जिसको कह लें कि जैसे आजकल चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, उन वो जो वेल्स के जो बड़े बड़े लोग थे उनको भी अपने साथ मिला लिया।
ठीक है, और उन सब ने मिलके एग्बर्ट की लॉर्डशिप को कबूल किया। द रिजल्ट, बट वेस्ट सेक्शन kings were able to maintain their claim to be kings of all the English and under Alfred. Under Alfred, Wessex attained a high degree of prosperity and considerable enlightenment. अब हुआ ये कि ये जो डिफरेंट जैसे मुख्तलिफ कबीलों के किंगडम्स आती गई, तो एंड पे हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये यानी कि यूनाइटेड किंगडम बनती चली गई। लेकिन जो वेस्ट सेक्शन किंग्स थे, यानी कि इस सेक्शन कबीले के जो किंग थे, वर एबल टू मेंटेन देयर क्लेम टू बी किंग, यानी कि वो ये कहते थे कि हम पूरे ऑल ओवर इंग्लिश यानी ऑल ओवर इंग्लैंड के हम किंग हैं। एंड एक अंडर एल्फ्रेड द ग्रेट, जो कि बहुत रिच जो किंग था, जो कि एल्फ्रेड द ग्रेट 871 से 889 तक था। उसका पूरा जो नाम था एल्फ्रेड वेसेक्स था। अटेंड हाई डिग्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उनमें से सबसे ज़्यादा जो खुशहाली और एक कंसिडरेबल अहमियत जिसको मिली वो बादशाह था एल्फ्रेड वेसेक्स। So that's all about chapter 9. Thank you so much for listening to me. If you have any query, you can ask me in question. Thank you. Allah Hafiz.